चलो अच्छा, हमारे सिलेबस में से ना सबको आवाज आ रही है मेरी? हेलो। जी सर। ओके। हमारे सिलेबस में से ना कॉन्ग्रुएंस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था, वो निकाल दिया है, जो जिसमें आपको कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करना था कि कॉन्ग्रुएंसी कैसे है। अब सबसे पहले तो ये समझना है कि कॉन्ग्रुएंट है क्या। लेकिन देखो सिलेबस में एक चीज उन्होंने हाईलाइट ये भी कर दी है कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का या कॉन्ग्रुएंट शेप का मतलब फिर भी पता होना चाहिए स्टूडेंट को। तो एक तरीके से इन्होंने जो स्पेसिफिक क्वेश्चन आते थे जिसके अंदर आपको कॉन्ग्रुएंसी हर तरीके से प्रूव करनी होती थी वो निकाल दिए, लेकिन कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या है और क्या कॉन्सेप्ट है वो अभी भी पता होना चाहिए। ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंस बेसिकली कहते हैं या कॉन्ग्रुएंट कहते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट आइडेंटिकल क्लोन को। क्या मतलब हुआ? अगर एक शेप दूसरे शेप के बिल्कुल एग्जैक्ट है तो वो कॉन्ग्रुएंट है। जैसे अब अगर ये आप लोग ट्राइंगल्स देखो यहाँ पे, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस है इनमें? बताओ। नो सर। नहीं है। अच्छा, तो इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। अब कॉन्ग्रुएंसी बहुत सारे तरीकों से प्रूव हो सकती है, लेकिन अगेन मैं बताऊंगा प्रूविंग वाला पार्ट इन्होंने निकाल दिया है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। जैसे अगर आपके पास दो एंगल्स हैं और उनके बीच में एक लेंथ है, जैसे ये देखो दो एंगल और इनके बीच में एक लेंथ है, तो एक इस तरीके से प्रूव होता है। इसको कहते हैं एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी, क्योंकि देयर आर टू पेयर्स ऑफ एंगल दैट आर इक्वल एंड वन साइड बिटवीन बिटवीन दीज एंगल आर द सेम। तो यहाँ पे ये बात लिखी हुई भी है। तो ये हो गई एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी। इसके अलावा अगर दो साइड्स हैं और उनके दरमियान एक एंगल है लाइक दिस, वो वी शेप वाला जो मैं बताता हूँ, उससे भी प्रूव हो सकती है कॉन्ग्रुएंसी कि ये दोनों सिमिलर हैं, बिल्कुल सेम टू सेम है, जिसमें देयर आर टू पेयर्स ऑफ साइड्स दैट आर इक्वल एंड एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ साइड्स आर सेम। इसको हम ऐसे एस बोलते हैं, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। इसी के साथ साथ अगर तीनों साइड्स होंगी आपके पास और अगर तीनों साइड से ये नजर आ रहा है कि उसमें भी वो दूसरे ट्राइंगल में भी वही साइड है, तो उसको कहते हैं साइड 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 प्रॉपर्टी, जिसके अंदर देयर आर द पेयर ऑफ साइड्स दैट आर इक्वल, इसमें एंगल्स नहीं होंगे। तो ये है मतलब आपका कॉन्ग्रुएंसी का, क्या आप कॉन्ग्रुएंसी एंगल साइड एंगल से प्रूव कर सकते हो, साइड एंगल साइड से, एंगल एंगल साइड से, साइड 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 से। इसके अलावा राइट एंगल भी अगर आपके पास आएगा तो राइट एंगल में हाइपोटेन्यूज कौन सा है, बेस कौन सा है। अगर हाइपोटेन्यूज अगर एक ट्राइंगल का दूसरे ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज से सेम है, बेस सेम है, परपेंडिकुलर सेम है, तो आप बोलोगे कि वो क्या शेप है, कॉन्ग्रुएंट शेप है। अब कॉन्ग्रुएंट में सिर्फ एक ही चीज का फर्क होता है कि कॉन्ग्रुएंट जो होते हैं हमारे पास वो साइज एंड शेप में तो बिल्कुल सही सेम है, एंगल भी सेम है, लेंथ भी सेम है, उनकी सिर्फ ओरिएंटेशन का फर्क है। व्हाट इज ओरिएंटेशन? ओरिएंटेशन किसे कहते हैं? नहीं पता। ओरिएंटेशन का मतलब है कि वो उल्टा पड़ा हुआ होगा या फिर रोटेटेड होगा, उसको ओरिएंटेशन कहते हैं। अब आप देख सकते हो पहले वाले शेप के अंदर मैंने क्या बताया कि इसमें किस चीज का डिफरेंस है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ओनली द डिफरेंस इज दैट कि ये शेप ऐसा है और ये शेप इसके ऐसा बना हुआ है। मतलब ये थोड़ा सा टिल्टेड है, यू कैन से, या रोटेटेड है। ऐसा ही है ना जैद? तो सिर्फ ये ये ट्रांसफॉर्म है, इसको कहेंगे ट्रांसफॉर्म, जिसमें हमारा पूरा एक दूसरा चैप्टर बनता है ट्रांसफॉर्मेशन का, जो आगे अभी आएगा चैप्टर, वो अभी इसके अंदर नहीं है, सीरीज में नहीं है, वो अलग से चैप्टर है एक। यह रिफ्लेक्ट हुआ हुआ होगा, मतलब अगर एक ट्राइंगल आपने ट्राइंगल ए यहाँ बनाया है, उसके ही रिफ्लेक्शन में ट्राइंगल बी यहाँ बना हुआ है, रिफ्लेक्ट हुआ हुआ है, मिरर हुआ हुआ है, कि एक की तस्वीर ये रही तो दूसरी की तस्वीर ये रही। ये कॉन्सेप्ट आपका कॉन्ग्रुएंट का आ गया। शेप बिल्कुल बिल्कुल सेम है। सही है। अच्छा, अब वो देखो वो कह रहा है आर दीज ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, एक्सप्लेन योर आंसर। तो हम बताएंगे यस कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि हमारी जो लेंथ एफ एच है इट इज इक्वल टू द लेंथ डी ई, और हमारी जो लेंथ डी सी है इट इज इक्वल टू लेंथ एफ जी। ऐसा ही है। यस सर। अच्छा, एक और बात जहन में रखी जाए कि अगर किसी ने मुझे कहा ना सर ये जो डी ई है और एफ एच है ये दोनों सेम है, मैं कहूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी ने बोला ना मुझे कि डी ई सेम है, सेम टू सेम है एच एफ के, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये बात भी याद रहे कि आपको सीक्वेंस भी पता होनी चाहिए। इट इज एफ एच नॉट एच एफ। तो अब कैसे पता चलेगा कि सर डी ई लेना है या ई डी लेना है?
या एफ एच लेना है या एच एफ लेना है। तो देखो आपने डी से स्टार्ट किया है और ई पे गए हो, डी ई की लेंथ है, आपने ये वाली लेंथ 6.5 वाली लेंथ से स्टार्ट करके ये वाली लेंथ ई तक गए हो। मतलब इसका कहने का, मेरा कहने का मकसद ये है कि देखो यहाँ पे जो लाइन आ रही है, जो पॉइंट डी है, पॉइंट डी ऐसा पॉइंट है कि जिसके दूसरी तरफ लाइन चल रही है 6.5 की। तो इधर भी पॉइंट एफ ऐसा पॉइंट है, एफ ऐसा पॉइंट है कि इसके इधर भी आपके पास क्या आ रहा है, 6.5 की लेंथ आ रही है और एफ एच है यहाँ पे। तो इट इज डी ई दैट इज सेम टू सेम एज एफ एच, नॉट डी ई एस एच एफ। ये गलत हो जाएगा, ये सही है। बात ओके। हालांकि सेम है, लेंथ दोनों सेम है, लेकिन आपको पूरी सीक्वेंस भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंसी है। कॉन्ग्रुएंसी की प्रूविंग अगेन मैं बता रहा हूँ, सिलेबस से इन्होंने निकाल दिया। कॉन्ग्रुएंट का सिर्फ मतलब पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब सेम सेम होता है, और अगर मैं आपको दो शेप दे दूं तो आप मुझे बता सकोगे कि कौन सी लाइन किसके कॉन्ग्रुएंट है, दैट्स इट। आगे चलें। यस सर। चलो, दूसरा है जो अभी सिलेबस में अभी भी है, इसको निकाला नहीं है इन्होंने, इट इज सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी का मतलब ये होता है कि आपका एक शेप है और उसी के जैसा एक और शेप है। जैसे अगर मैं आप एग्जांपल लूं जैद की, तो जैद छोटा सा था बचपन में, सारी आदतें वैसी ही थी, शरारतें वगैरह सब कुछ थी। अब वो बड़ा हो गया, अभी भी वैसी ही शरारतें हैं, ऐसा ही है, लेकिन साइज में बड़ा हो गया, बस ऐसा ही है ना जैद। जी सर। सही है। तो सिमिलैरिटी का मतलब ये है कि सब कुछ चीजें सेम है, ओनली द डिफरेंस इज दैट कि आपने उस शेप को इनलार्ज कर दिया, बड़ा कर दिया। अब कैसे बड़ा किया है? एक स्पेसिफिक रेशो से बड़ा किया है। मतलब ये हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल है लाइक दिस, और इस ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं, एंगल क्या है, फॉर एग्जांपल ये है 50, ये है 60, तो ये हो गया 50 प्लस 60 110, तो ये हो गया आपका 50, 50 एंड 80 कर लेते हैं, 50 80 130 होता है। रिमेनिंग एंगल कितना होगा ट्राइंगल का? 50। 50। सही है, गुड। तो ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। अब ये एंगल सेम होने वाले हैं। अब होगा ये कि एंगल सेम होने वाले हैं, बस आपने क्या कर दिया, साइज बड़ा कर दिया। समझ रहे हो? अभी मैं बना दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी सर। ये जो आपका शेप बनाया ना मैंने, इसको सिर्फ और सिर्फ मैंने इनलार्ज कर दिया या डिमिनिश कर दिया, तो मैं कहूंगा ये दोनों सिमिलर हैं। अब सिमिलर में आप लोगों ने क्या चीज समझी? आपने ये समझा कि इसके अंदर एंगल जो है ना वो सेम होने वाले हैं। एंगल सेम होंगे लेकिन साइड्स जो हैं वो इंक्रीज हो गई हैं। लेट्स से अगर ये साइज 3 था, ये लेंथ 3 थी, तो इसकी लेंथ हमारे पास हो गई 9। तो ये कितने स्केल फैक्टर से बढ़ गई है? मल्टीप्लाइड बाय 3 हो गई है, यस और नो? यस। तो लेट्स से अगर ये 5 है, ये भी 3 है, तो ये भी 3 होगी, तो ये भी 9 हो जाएगी। और ये कितनी हो जाएगी? ये वाली कितनी होगी, कोई बता सकता है? 15। 15 हो जाएगी। किसका, किसने जवाब दिया ये? जेड। जबरदस्त यार। तो आपने क्या किया, पूरे के पूरे शेप को आपने बाय द फैक्टर ऑफ 3 मल्टीप्लाई कर दिया, उसकी हर लेंथ को आपने बाय 3 कर दिया, बाय 2 कर दिया, बाय 5 कर दिया। इस सिचुएशन में मैंने मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दिया, क्योंकि एक लेंथ से पता चल रहा है कि वो लेंथ 3 थी, अब वो लेंथ 9 हो गई है। इसका मतलब है मल्टीप्लाइड बाय 3 है, तो बाकी लेंथ भी आपकी मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएंगी। ये सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है। Similar shapes are shapes that have undergone enlargement. Scale factor shows how much larger or smaller the new shape has become. Same scale factor for all the length of the shape. Angle will always be the same. बात समझ में आ रही है सबको? यस। जी। बाकी बच्चे? ठीक है, जैसे आपके पास ये बहुत अच्छी एग्जांपल है। अब देखो इसमें एंगल स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन 3 एंगल बता रहे हैं कि इसके सामने वाली लेंथ 25 है। ये कोई स्पेसिफिक एंगल है? मैंने बताया नहीं है कितना है, बस ये 3 मार्किंग से पता चल रहा है कि ये एंगल और ये एंगल सेम है। तो ये जो एक्स है, अब देखो आप लोगों के पास कौन कौन सी आ जाएंगी लेंथ, देखना गौर से जरा। अगर मैं देख रहा हूँ ये वाला ए देख रहा हूँ, तो इसमें मैंने ए की मार्किंग करी हुई है। इसके सामने वाले वाली जो लेंथ है वो 70 है। इस वाले शेप में, छोटे वाले शेप में देखो ये कौन सी जगह होगी? ए किसके बराबर होने वाला है? क्यू के बराबर होने वाला है। क्यों? क्योंकि क्यू में भी एक ही मैंने लाइन बनाई हुई है, तो उसका मतलब जो ये एंगल हमारा ए का है वो एंगल हमारा क्यू का सेम है। और उसके सामने वाली लेंथ देखो कितनी है, 14 है। अब ये डिमिनिश हो गया है, या अगर आप छोटे वाले से बड़े में जा रहे हो तो आप बोलोगे लार्ज हो गया है।
कितने से इनलार्ज हुआ है, स्केल फैक्टर कैसे निकालोगे, 70/14 कर लो, तो आपको पता चल जाएगा ये मल्टीप्लाइड बाय 5 हुआ है, तो बाकी लेंथ भी इसकी क्या हो जानी है, मल्टीप्लाइड बाय 5 हो जानी है। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर ये 25 दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल ये लेंथ 25 है, तो छोटे वाली की क्या होगी, कोर्स इट इज 5। समझ में आया? Yes. एक और तरीके से अगर मैं इसको सबको मिटाऊं, आपको सिर्फ बेसिक शेप दिखाऊं, तो देखो मेरा मेरा क्वेश्चन ये था, मेरा ये क्वेश्चन था कि एक है शेप आपका बी और एक शेप है आपका ए इज कन्वर्टेड इनटू बी, ए बी बन गया है, सिर्फ और सिर्फ स्केल फैक्टर से इनलार्ज हुआ है, सिमिलर शेप्स हैं दोनों, दिस इज क्यू, आई कैन से दैट दिस ए बी सी इज सिमिलर टू ए बी सी बोला है ना मैंने, तो यहां पे मैं बोलूंगा क्यू पी Okay. एंड आर, ए बी सी इज सिमिलर टू क्यू पी आर, वाई नॉट पी क्यू आर। अब एक सवाल आता है सबसे पहले तो कि ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर, क्या है पी क्यू आर होगा या क्यू पी आर होगा, QBR. एक ये सवाल है। दूसरा ये है कि आर दे रियली सिमिलर और नॉट, ठीक है, तो ये एक चीज है। अब सबसे पहले क्यू पी आर क्यों होगा ये समझते हैं। देखो मैंने कौन सा स्टार्ट किया, मैंने बोला ए बी सी, ऐसा मैंने लिया जिसके एंगल में मैंने सिर्फ एक मार्किंग की हुई है, फिर मैंने बी लिया जिसमें मैंने 2 मार्किंग्स की हुई है, और फिर मैंने सी लिया जिसमें मैंने 3 मार्किंग्स की हुई है। तो उस शेप में भी मैं कौन सा वाला सबसे पहले लूंगा, अल्फाबेट जिसमें एक एंगल मार्क्ड है, फिर पी लूंगा जिसमें दो से मार्क किया हुआ है मैंने एंगल, मतलब डिफरेंट एंगल्स हैं, और इसके बाद फिर मैं आर लूंगा जिसमें मैंने 3 मार्किंग की हुई है, तभी क्यू पी आर है। याद रहे सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ए बी सी पी क्यू आर नहीं बोल सकता, ए बी सी क्यू पी आर बोलूंगा। ये बात सबको समझ में आई? यस सर। Yes. इंट्रा समझ में आया ये? जी। ओके गुड। तो अब आपके पास क्या बन सकते हैं, रेशियोज बन सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली देख सकते हो, आप लोगों को पता होगा कि कौन सी लेंथ किसके बराबर है, जैसे मैं कह रहा हूं यहाँ पे सी बी इज इक्वल्स टू आर पी, सी बी कंफर्म भी करो आप लोग, सी बी इज इक्वल्स टू आर पी, इज नॉट इक्वल्स टू, इज सिमिलर टू आर पी, सी बी सिमिलर टू आर पी, नॉट पी आर। यहाँ पे देखो एक और पंगा आ गया, पी आर नहीं, आर पी। क्यों? क्योंकि अगर मैं सी से स्टार्ट कर रहा हूं तो सी ऐसा एंगल है जिसमें 3 मार्किंग हुई हुई है, और बी ऐसा एंगल है जिसमें 2 मार्किंग हुई हुई है, तो चलना भी ऐसे ही पड़ेगा कि आर ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें 3 मार्किंग है, और पी ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें 2 मार्किंग है। समझ में आ रहा है कुछ? Yes. सो दिस लेंथ सी बी इज सिमिलर टू दिस लेंथ आर पी, और आप रेशो निकाल सकते हो, जैसे 70 डिवाइडेड बाय 14 करो तो आपको पता चल जाएगा कि छोटे बड़े ट्राइंगल में किस चीज का फर्क है, 5 का फर्क है। इसका मतलब है छोटा वाला ट्राइंगल 5 टाइम्स है बड़े वाले ट्राइंगल के, उसकी हर लेंथ को मैं 5 गुना बढ़ा दूंगा तो बड़ा वाला ट्राइंगल बन जाएगा। और हमें ये दी हुई थी 70 और ये दिया हुआ था 25, तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली छोटा वाला क्या होगा, 5 होगा, तभी ये 5 से 25 हुआ होगा। इस तरह सोचना पड़ेगा। एक ये तरीका है जिसमें आप सिमिलैरिटी समझते हो, कौन सी लेंथ किसके है वो समझते हो, किसके सिमिलर है, उसके बाद एक रेशो निकाल लेते हो। सबसे इजी मेथड ये है। दूसरा ये है कि अगर किसी बच्चे को ये चीजें नहीं समझ में आती तो वो यहाँ फोकस करे, रेशियोज बनाना सीखे। क्या बताया था मैंने, ए बी सी इज सिमिलर टू क्यू पी आर, तो वो कर दे ए बी अपॉन क्यू पी, वाई, बिकॉज फर्स्ट 2 लेटर्स ले ले सबसे पहले वो ए बी, तो यहाँ पे भी फर्स्ट 2 लेटर ले ले पी क्यू, क्यू पी सॉरी, दे आर सिमिलर, दे आर इक्वल, दे आर इन रेशो बेसिकली नॉट इक्वल। अच्छा उसके बाद क्या आएगा, बी सी, लास्ट के टू ले लो, वहां पे क्या आएगा पी आर, तो बी सी अपॉन पी आर। जिस तरह मैं रेशोज बना रहा हूँ उसी तरीके से रेशो बनेंगे। अब तीसरा कि फर्स्ट एंड लास्ट वाला अल्फाबेट ले लो, जैसे ए सी ले लिया, और यहाँ पे भी फर्स्ट एंड लास्ट वाला ले लो जैसे क्यू आर हो गया, तो ये देखो ये रेशोज बन गए आपके पास। अब इन रेशो में से किसी की भी लेंथ मौजूद होगी, जैसे मुझे कौन कौन सी लेंथ मौजूद थी, सी बी एन आर क्यू मौजूद था, तो मैंने देखो सी बी एन आर क्यू का ले लिया, सी बी एन आर क्यू, या बी सी है कोई मसला नहीं है, बी सी लिखा हुआ है तो फिर उसमें पी आर लिखा हुआ होगा, देखो यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है। तो आपके पास क्या था ट्राइंगल, आपके पास ट्राइंगल में जो सी बी था या बी सी था वो 70 था, तभी मैंने देखो यहाँ पे 70 लिखा है।
और पी आर हमारे पास कितना था 14 था, तो देखो आपका पूरा एक कंप्लीट रेशो बनता हुआ आ गया, मिल गया आप लोगों को। अब हमसे क्या निकलवा रहे हैं लोग, एक्स निकलवा रहे हैं विच इज पी पी क्यू या क्यू पी निकलवा रहे हैं, एक्स है वो, और उसी के इक्विवेलेंट कौन सी लेंथ है, ए बी है जो कि 25 है, तो यहाँ 25 लिख दिया। तो देखो आपके पास आराम से एक रेशो मिल गया आप लोगों को। जब आपने ये रेशोज बना लिए, ये वाले रेशोज जब आप लोगों ने बना लिए, व्हेन यू आर डन मेकिंग द रेशोज, अब आप अपने फिगर में देख सकते हो कि कौन कौन सी लेंथ मौजूद है, कौन सी नहीं मौजूद है, उस हिसाब से आप एक रेशोज बना सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, गेट द आंसर। समझ में आ रही है बात? yes, तो देर आर टू मेथड्स। अगर कोई बच्चा स्मार्ट है वो देख सकते हैं कि कौन सी लेंथ किसके सिमिलर है, डायरेक्ट रेशो निकाले, बाकी लेंथ को भी उस हिसाब से फिगर आउट कर ले, या फिर ये रेशोज बनाए, रेशोज में कभी गलती नहीं करेगा वो, ऐसे रेशोज बनाए, सॉल्व करे, आंसर निकाले, कोई मसला नहीं। अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? no, ठीक है, आगे चलता हूं मैं। कैलकुलेटिंग एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिमिलर शेप, ये भी बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेप, देयर आर 3D शेप्स एंड 2D शेप्स। ये हमारे जो शेप का चैप्टर आएगा इंशाल्लाह आगे, जो सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक होता है मैथ्स का, ये मेंसुरेशन कहलाता है। जो मेंसुरेशन का चैप्टर है उसके अंदर आप लोग शेप्स के बारे में पढ़ोगे कि शेप्स 3D भी होते हैं, 2D भी शेप होते हैं। 2D नॉन एग्जिस्टिंग होते हैं, हम लोग सिर्फ उसको बना सकते हैं पेपर में, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया। 3D शेप्स वो होते हैं जो आप लोग अपनी ये एग्जिस्टिंग लाइफ में देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सिलेंडर है, आप लोग के पास एक क्यूब क्यूब है, आइस क्यूब है, वो 3D है। मेरे पास ये टैबलेट पड़ा हुआ है, ये टैबलेट 3D है, क्यूबॉइड है ये, ठीक है, इसकी एग्जिस्टेंस है। तो अगर आपके पास 3D ऑब्जेक्ट होगा जिसकी एग्जिस्टेंस होती है, उसका वॉल्यूम भी होगा। और अगर आपके पास उनके एरिया भी होंगे, सरफेस एरिया भी होंगे, और उनका वॉल्यूम भी होगा। और अगर आपके पास 2D शेप है, तो 2D शेप का ये बात याद रखना, 2D शेप का सिर्फ एरिया होता है और पेरीमीटर होता है। तो अगर कोई शेप सिमिलर है, जैसे अक्सर आईफोन निकलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा आईफोन कौन सा चल रहा है अभी, 16 चल रहा है मेरे ख्याल में। तो आप लोगों ने देखा होगा आईफोन 16 होता है बेस वेरिएंट, और आईफोन 16 प्रो मैक्स सेम टू सेम होता है, साइज में बड़ा होता है। वो एक वो अलग बात है, एक दो कैमरा बढ़ाए हुए होते हैं उन्होंने, वो छोड़ो उनकी बात। लेकिन खैर अगर आप प्रो या प्रो मैक्स को कंपेयर करो तो बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं, बस साइज में बड़े होते हैं, ऐसा ही है। जी, तो उनका वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ होगा उसी रेशो से। तो ये कॉन्सेप्ट है आप लोगों का। अब आप लोग के पास ऐसे दो फॉर्मूले आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग के पास आया A1/A2 फॉर एरिया इक्वल्स टू D1/D2 का स्क्वायर। याद रहे एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर होता है, स्क्वायर्ड होता है, यूनिट स्क्वायर्ड होता है। तो आपको कोई भी लेंथ पकड़नी है, फॉर एग्जांपल आईफोन है मेरे पास, एक आईफोन की स्क्रीन देख रहा हूं मैं, आईफोन की स्क्रीन की डायमेंशन ले लूंगा मैं, उसकी लेंथ ले लूंगा, उसकी हाइट ले लेते हैं चलो। आईफोन की हाइट ले ली मैंने, स्क्रीन की स्क्रीन साइज देख लिया, और जो प्रो प्रो की देख ली और प्रो मैक्स की देख रहा हूं मैं, दोनों की लेंथ ले ली मैंने। तो मैं इससे रेशो निकाल सकता हूँ इनके एरिया का। मैं इसमें फॉर्मूले में डालूंगा, या चलो मुझे एक का एरिया पता है तो दूसरे का एरिया मैं निकाल सकता हूँ बाय बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? Yes, sir. सही है। जैसे देखो मैंने दो रेक्टेंगल्स बनाया, मैंने बोथ आर सिमिलर, दे आर सिमिलर, ओके। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इनकी सिमिलर का मतलब क्या है, इनकी डायमेंशन जो है वो किसी नंबर से मल्टीप्लाई हुई हुई है, किसी रेशो से, किसी स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई हुई हुई है। अब आपने देखा इसका डायगोनल जो आ रहा है वो आ रहा है लेट्स से 5। इसका डायगोनल आपको नहीं पता, इसका एरिया पता है आपको, इसका भी एरिया पता है, आप फॉर्मूले में डालो, सॉल्व करो, आपको दूसरे की डायगोनल पता चल जाएगी। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के हिसाब से समझाऊंगा। पहले मुझे बताओ ये बेसिक फॉर्मूला समझ में आया, A1/A2 इक्वल टू D1/D2 का जी सर, स्क्वायर। आप कोई सी भी लेंथ पकड़ो, आप जरूरी नहीं है डायगोनल पकड़ो, आप हाइट ले लो, आप बेस ले लो, जो भी गिवन है। जैसे अभी सिमिलर शेप में आपको क्या गिवन था, ये वाले क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, इसमें आपको ये CB लेंथ गिवन थी और RP लेंथ गिवन थी 70 एंड 40। तो ये लेंथ ले लो आप लोग, L1/L2 कर लेना, A1/A2 इक्वल्स टू L1/L2, एक पे ऊपर 70 लिख देना, तो A1 रिप्रेजेंट हो रहा है बड़ा वाला, अगर आपने इसमें 70 लिखा है, और ये आपका रिप्रेजेंट हो रहा है 14 से, तो ये छोटे वाले का रिप्रेजेंट हो रहा है। अब लेट से अगर आपको छोटे वाले का एरिया पता है, बड़े वाले का एरिया नहीं पता, तो आप एरिया की जगह, छोटे वाले की एरिया की जगह एरिया लिख देना, ऊपर वाले को अननोन रखने, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। तो ये जो सिमिलर शेप्स है ना, इनका अगर एरिया निकालना हो तो ये उसके लिए फॉर्मूला है। बात समझ में आई? अप्लाई करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा, अभी हमने अप्लाई नहीं किया है मैंने।
ओके सर। फिर आती है बात वॉल्यूम की। अब एरिया और वॉल्यूम में डिफरेंस ये है कि एरिया स्क्वायर्ड होता है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम क्यूब्ड होता है, जैसे सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब्ड। वही अगेन बात शेप्स के चैप्टर में आएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। इसमें क्या फॉर्मूला होता है, v1/v2 इक्वल्स टू L1/L2 का क्यूब लेंगे इसके अंदर। टेक एनी लेंथ ऑफ द शेप। अब आपने किसी शेप का डायमीटर लिया है या हाइट ली है, तो दूसरे शेप की भी हाइट लोगे आप। किसी का रेडियस लिया तो दूसरे शेप की भी रेडियस लोगे। सही है, शेप्स के अंदर आएगा कि रेडियस क्या होता है और डायमीटर क्या होता है। उसके लिए आप फॉर्मूला ये यूज करो, आराम से निकाल सकते हो आप वॉल्यूम। एक का वॉल्यूम गिवन है, दूसरे का वॉल्यूम नहीं गिवन, लेकिन दोनों की लेंथ गिवन है, आप आराम से निकाल सकते हो। और इन्होंने मेंशन किया है यस दे आर मैथमेटिकली सिमिलर। वो वर्ड यूज करेगा मैथमेटिकली सिमिलर। सिमिलर अगर उसने वर्ड यूज कर लिया कि आईफोन आईफोन 16 प्रो एंड आईफोन 16 प्रो मैक्स इज सिमिलर शेप्स, दे आर सिमिलर, तो फिर मैं क्या करूंगा, एक की हाइट निकालूंगा, दूसरे की हाइट भी मुझे निकल जाएगी। मुझे किसी एक का वॉल्यूम पता है, मैं दूसरे का वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। समझ में आई बात? यस। ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट है, ये चैप्टर था आपका। अब इसके पास पेपर्स देख लेते हैं जरा। किसी किसी को कोई सवाल करना है तो पूछ सकता है अभी, जब तक मैं पास पेपर अपलोड कर रहा हूँ उसको। अच्छा जी मेरी आवाज आ रही है? एक Yes. मिनट, इंटरनेट लैग कर सकता है, एक मिनट। ओके, तो अब जरा हेलो सर। सर क्लास ही चले गए शायद। मैसेज कर दो, नहीं तो पढ़ा रहे होंगे।